हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट जो जनवरी 2024 में होने वाला है उसमें जो है हिंदी पैडागोजी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और क्लास की बात कर ली जाए तो क्लास 2 होने वाली है आज की। और ये जो क्वेश्चंस हैं पैडागोजी सेशन के हिंदी के, उसमें से प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट से भी लिए गए हैं। इस क्लास में आप ये देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी बेहतर आप और तैयारी कर सकते हैं और कितना अच्छा आप कर चुके हैं। ठीक है, और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या करने की कोशिश की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पेडागोजी सेशन लेंदी होते हैं। उन्हें डिफाइन करते समय, वर्णन करते समय, व्याख्या देते समय थोड़ी सी टाइम टेकिंग तो लगी जाती है। ठीक है, और आप वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा इन क्वेश्चंस में से। चलिए आपकी सफलता की मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो हिंदी के प्रश्न है अधिकतर पेपर 2 का जो है अधिकतर इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व है। पेपर 1 के कहीं न कहीं ईज़ी होते हैं, कि उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। और कभी कभार ये हो जाता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं पेपर 2 के वो थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। बस बराबर ही होती है बात, मुझे जहाँ तक लगता है। पहला है कि उत्पादक शब्दावली क्या है, वो शब्दावली उत्पादक शब्दावली कौन सी होगी। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे और कोशिश की जाएगी कि आज की क्लास को बहुत कम समय में जो है आंसर क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए जाए। तो वे शब्द जिन्हें हम सुनते और पढ़ते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। ठीक, वे शब्द जिन्हें हम दूसरों से सुनकर प्रयोग करते हैं। वे शब्द जिन्हें हम पढ़ते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। वे शब्द जिन्हें हम बोलने में, लिखने में प्रयोग करते हैं। देखिए, उत्पादक शब्दावली वो जो आप खुद की जो भाषा है या टोन है उसमें आप शब्दावली को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसा नहीं किसी का सुन के या कहीं से देख कर, ठीक है, कहीं से लिखा हुआ है उसको पढ़कर नहीं, जो आप जानते हैं उसको बोल रहे हैं और उसको लिखने में प्रयोग करते हैं, वो उत्पादक शब्दावली हो जाएगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है। भाषा नीति, कौन सी भाषा नीति, विद्यालय शिक्षा की। जो विद्यालय में शिक्षा देते समय जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है और अदर नाम क्या है। कार्यालय भाषा नीति, बहुभाषी शिक्षा, मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा या त्रिभाषा सूत्र। तो देखिए, जो दूसरे का सही आंसर है वो चौथा ही हो जाएगा। हमारे विद्यालय में क्या है, त्रिभाषा सूत्र ही चलती है। इसमें एक तो आपकी क्षेत्रीय भाषा आ जाती है, ठीक है, आप जो आपने आसपास पड़ोस में या बचपन से आपके पूर्वज जो बोलते आए हैं वो बोल रहे हैं। एक आप हिंदी बोल लेते हैं, एक आप अदर कोई लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगती हो उसमें, तो वो त्रिभाषा सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो यही अब विद्यालय में चलता है भारत के, तो त्रिभाषा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पढ़ती है, जिसे अभ्यास करनी पड़ती है। पैटर्न को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, करनी पड़ती है, जिसे डैश द्वारा बढ़ावा मिलता है। किसके द्वारा बढ़ावा मिलता है, संप्रेषणी, संप्रेषण मतलब कन्वर्सेशन, आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उसे संप्रेषण कहा जाता है। भाषा शिक्षण, श्रव्य भाषावाद, सुनकर भाषा को सीखना। पूर्व शारीरिक प्रतिक्रिया, रचनावादी भाषा शिक्षण। देखिए, तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए कि आप क्या कर रहे हैं, पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। ये क्या है, तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा ये श्रव्य भाषावाद है। सुनकर आप क्या कर रहे हैं, अभ्यास को कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रव्य भाषावाद के द्वारा किसको, अभ्यास को बढ़ावा मिलता है। आप कहीं से सुनते हैं, देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें सही हो रही हैं वो चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं, सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि सामाजिक सहारा देना यानी कि मदद देना। एक बच्चा है छोटा, वो अपने जो है गोल तक नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ पे उसके वयस्क की आवश्यकता होती है, तो वो सहारा देना, उसके परिकल्पना से क्या मानना है, सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करता है। यानी कि जब हम लोगों से इस तरह से बात करते हैं, मिलजुल कर लोगों से हेल्प लेके, ठीक है, तो वो समाज में अंतःक्रिया करके, बात व्यवहार करके, वाद विवाद करके, कम्युनिकेशन करके, तो हमें एक
अधिगम किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से चीज़ों को सीखना है, एक तरीका पता चलता है, एक ढंग पता चलता है, एक मैनर पता चलता है। ठीक है, ये बात सही है और पॉजिटिव है। आगे देखते हैं, एक समान कौशल को विविध तरीकों के माध्यम से अनेक बार सिखाया जा सकता है। ये देखिए, ये ऑप्शन सही है कि एक समान कौशल को विविध, किसी भी कौशल को आप सिखा रहे हैं तो आप कई तरीके से उनको उसको सिखा सकते हैं। बच्चे अलग अलग हैं और उनकी मानसिकता अलग अलग है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो भी अलग है। तो बच्चे के सीखने में तो थोड़ी बहुत आगे पीछे बच्चे सीखेंगे ही, वो ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही नहीं है। भाषा अधिगम के लिए अधिगम शब्दावली आवश्यक है। अंतरक्रिया व्याकरण दक्षता और भाषा अधिगम के विकास को बढ़ावा देती है। देखिए, सहारा देने का मतलब है कि हम कहीं से सीखें, और वो पहला ऑप्शन ही है जो इसको डिफाइन कर पा रहा है। मैंने पहले ही कहा सहयोग देना, सहारा देना यानी कि सहयोग देना, जो कि सामाजिक अंतःक्रिया में बखूबी बच्चा कर पाएगा। अधिगम यानी कि सीखने के लिए किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा उनके बोलने एवं लेखन की गई सभी सामान्य त्रुटियों को संकट संकलित करती है। क्या करती है? संकलित करती है, यानी कि इकट्ठा करती है। ठीक है, बाद में वह अपनी कक्षा में किसी भी शिक्षार्थी का नाम लिए बिना उन सभी त्रुटियों पर चर्चा करती है। तो वह क्या कर रही है? उपचारात्मक शिक्षण, आकलन के बाद की गतिविधि, त्रुटियों का विश्लेषण या प्रतिपुष्टि। देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन है कि हमें लगेगा कि कन्फ्यूजन एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हाँ होता है, कन्फ्यूजन होता है। खासकर पेपर 2 के जब हिंदी पैडागॉजी हम हल करते हैं तब। मैंने तो ऐसा देखा है, बहुत बार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि हिंदी के जो लैंग्वेज हो जाते हैं वो बहुत टफ हो जाते हैं, उसकी इंग्लिश मीनिंग दी नहीं होती है, तो हमें थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से करते हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे। देखिए, समझते हैं कैसे कि जो टीचर है वो क्या करते हैं, जो बोलने लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है उन शब्दों को उन बच्चों से इकट्ठा कर लेते हैं कि हाँ हाँ, ये जो वर्ड है या ये जो शब्द है, ये वाक्य है, ये बच्चा नहीं बोल पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको इकट्ठा करती हैं या ध्यान में रखती हैं। और फिर बाद में बच्चों के नाम लिए बिना कि आपने बेटा ये वाला गलत किया, तुमने ये गलत किया, ये सब ना कहते हुए सीधे त्रुटियां, जो गलतियां हैं उसको क्या करती हैं, उस पर चर्चा करती हैं टीचर। ठीक है, तो ये क्या है? उपचारात्मक शिक्षण हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम इस हिसाब से सोचेंगे कि हाँ, क्योंकि टीचर तो उनका त्रुटियों का जो है, गलतियां जो है उनका सही फिर बता रही है, तो ये भी हो सकता है। आकलन के बाद की गतिविधि, यानी कि टीचर ने आकलन किया, उसके बाद ना जो है वो त्रुटियों पर चर्चा कर रही है, बात कर रही है, ये भी हो सकता है। त्रुटियों का विश्लेषण, जो गलतियां हुई हैं उसको आंका जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है कि हाँ, इस बच्चे में इतनी गलतियां हैं, इस बच्चे में इतनी गलतियां हैं, तो इसको आकलन करेंगे तभी तो सुधारेंगे। लेकिन अगर चौथे ऑप्शन को आप देखें, प्रतिपुष्टि, जिसे आप फीडबैक कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक। फीडबैक देना यानी कि जो गलतियां हैं उनको उपचारात्मक तरीके से सुधारते हुए बच्चों को सिखाना। ठीक है, ये चारों ऑप्शन बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन प्रतिपुष्टि इसलिए हो जाएगा, फीडबैक देना इसलिए, क्योंकि उन सभी त्रुटियों पर चर्चा क्या की जा रही है? टीचर के द्वारा की जा रही है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण वो हो जाता जब एक एक कोई बच्चा होता, उसे किसी चीज़ की समस्या हो रही होती। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या करता, किसी वाक्य को, शब्दों को पढ़ने में समस्या हो रही होती, तो पूरा आकलन करने के बाद, ठीक है, 1 वर्ष या 1 महीने या 1 हफ्ते के आकलन के बाद वो उपचारात्मक शिक्षण चला जाता। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। ऐसी गतिविधियां जिनमें शिक्षार्थी द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेषण उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप समझेंगे इसको क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऐसी गतिविधि, ऐसा काम बच्चे से करवाया जा रहा है जिससे बच्चे को एक प्रतिफल प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि बच्चे को, जैसे एग्जाम टेस्ट होता है हमारा, टेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम नंबर पाते हैं, टीचरों के माध्यम से हमें एक प्रतिफल मिल रहा है। ठीक है, और वो उस उद्देश्य से, संप्रेषण उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, भाषाओं के सीखने सिखाने में इस गतिविधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जोड़ बनाकर कार्य करना, समूह बनाकर कार्य करना, नियत कार्य करना या अभ्यास करना। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये
प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेषण उद्देश्य से लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जो वो टारगेट लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो क्या है, एक नियत कार्य देना है, एक ऐसी गतिविधि है जो प्रतिदिन दी जाती है और बच्चा उसमें करता है संप्रेषण उद्देश्य के। तो जो संप्रेषण उद्देश्य है, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन पर्पस को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो नियत कार्य होगा, यानी कि डेली बेस पर किया जा रहा होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को कर के समूह में बांटती हैं। कर के समूह में नहीं, अब 4 समूह में बांट देती हैं। कितने? 4 समूह में बांटती हैं और उन्हें एक कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती हैं। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हों तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही हैं। बाद में उन्हें उसे कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। इसे क्या कह सकते हैं? पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक टीचर है, वो बच्चों को 4-4 समूह में बांट देती हैं, एक कहानी देती हैं पढ़ने के लिए और उसका अर्थ समझने के लिए। फिर कहती हैं, जब जहाँ समझने के लिए तो देती हैं, उसके बाद जहाँ ज़रूरत होती है जिस बच्चे को, वहाँ पे वो उनकी मदद कर देती हैं। उसके बाद जब बच्चों को अर्थ समझ में आ जाता है मदद करने के बाद, तो पूरी कक्षा के सामने बारी बारी से बच्चों को कहती हैं कि आप अपनी भाषा में इस कहानी का सार बताइए। जैसे कि हमारे और आपके साथ भी हुआ है कॉलेजों में, विद्यालय के टाइम में हमसे भी टीचर पूछा करते थे कि हाँ, खासकर इंग्लिश का, कि हिंदी का भी हिंदी वाले टीचर पूछते थे कि अब अपनी भाषा में, अपने शब्दों में इस कहानी का सार बताओ, कहानी की तरह इसे बताओ। ठीक है, तो वो इसको क्या कहेंगे? समूह कार्य, सहायता करना, समूहों में समस्त कक्षा कक्ष चर्चा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। तो देखिए, यहाँ पर सारे बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है वो क्या, तो यहाँ पे हेल्प कर रही हैं शिक्षिका क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ पे वो सहायता कर रही हैं। क्या कर रही हैं? सहायता। बहुत ज़्यादा इन तीनों ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन बेहतर है और यही चला जाएगा। अर्थ के लिए अनुमान है, तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना, क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझ गया इसे समझना, शब्दों के अर्थ ढूंढना, उद्धरण का सार करना। उद्धरण मतलब कहानी होता है, उद्धरण मतलब कहानी होता है, यानी कि उद्धरण एकदम ऐसी भाषा जो आप समझते हैं वो कहानी है। ठीक है, उद्धरण को ही कहानी कहा जाता है। तो अर्थ के लिए अनुमान, यानी कि जब आप किसी चीज़ का अर्थ समझते हैं, समझ के उसका अनुमान लगाते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम में आप सीटेट का एग्जाम देने बैठे हैं, कोई भी एग्जाम देने बैठे हैं, पैरागॉगी सेशन को आप हल कर रहे हैं। हल करते समय आप क्या कर रहे हैं? पहले अर्थ को समझ रहे हैं, उसके बाद आप अनुमान लगाते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ये सही होना चाहिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट है, सबसे पॉजिटिव है, सबसे सकारात्मक है। ठीक है, वो अनुमान लगाना। तो क्या हो जाएगा? आप उसके लिए क्या करते हैं? आप उसके लिए करते हैं कि क्या अंतर्निहित है, जो वाक्य दिया है उसका अर्थ क्या है और आपको उसमें से क्या समझ में आया और इसे किस प्रकार से समझना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, थोड़ा टफ लगेगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं होते, बस प्रैक्टिस की बात होती है। निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? नहीं, यानी कि क्वेश्चन तो पॉजिटिव है लेकिन निगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए निगेटिव ऑप्शन को क्या करना है, जो है चुनना है आपको। विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना। सभी लोग विषय सामग्री को पढ़ते समय क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं कि हाँ, इतने दिन में मैं इसको पढ़ लूँगा या इतने समय में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये सभी लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ऑप्शन जो पॉजिटिव होगा वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात सही है कि जो भी आप पढ़ें उसको अपने पहले आपने उसके बारे में कितना सीखा है उससे जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से आएंगी। सही है, इसलिए नहीं। विशेष सामग्री को सिर्फ पहचानना, सिर्फ सामग्री को पहचान के क्या करेंगे जब उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपको उससे कुछ आपको सीख नहीं मिलेगी। तो ठीक है, तीसरा ऑप्शन ही नेगेटिव है और तीसरा ही सही हो जाएगा। मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है, मतलब कि जो शब्द है सामना वो पहचानती है किंतु स्वयं से उसे शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है, यानी कि अगर वाक्य में सामना शब्द का यूज करके वाक्य बनाना होगा तो बच्चे नहीं बना पाएंगे। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? सक्रिय शब्दावली। सक्रिय शब्दावली तब होती जब बच्चा उसका वाक्य में प्रयोग कर लेता। निष्क्रिय शब्दावली, कठिन शब्द वो होता जब बच्चा पहचान ही नहीं पाता, लेकिन यहाँ तो बच्चा पहचान ले रहा है। नवीन शब्द,
नवीन शब्द नहीं, नवीन शब्द होता तो बच्चा नहीं पहचान पाता। बिल्कुल, यहाँ निष्क्रिय शब्दावली है। बच्चे को पहचान करनी तो आती है लेकिन उसका वाक्य प्रयोग क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस नहीं करना चाहती, यानी निष्क्रिय शब्दावली। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित करती है। कौन कौन सी गतिविधियां हैं? कक्षा को 5 के समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है, यानी कि 5 समूह में बांट देती है बच्चों को और हर एक दिन एक विषय देती हैं बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती हैं, हर समूह से एक एक बच्चे को ले लेती हैं तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती हैं। फिर वो कहती हैं कि आप ग्रुप डिस्कशन करिए कि आपने क्या सीखा है या जो भी, ठीक है, दिया गया जिस भी टॉपिक को वो देती हैं उसके बारे में कहने के लिए पूछती हैं। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है। आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषण निपुणता, विमर्श करने की दक्षता, समूह चर्चा। 11 के सही आंसर की बात करेंगे तो आप जरूर जाएंगे कि क्या है, फिर ग्रुप से निकाल के डिस्कशन करवा रही है तो समूह चर्चा हो जाएगा, नहीं। अंतः वैयक्तिक यानी कि बच्चा अपने मनोभाव को दूसरों के सामने अच्छे से व्यक्त कर पाए, ये चीज़ बढ़ाने के लिए टीचर ये कर रही हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, वो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए जिसमें बच्चा अपनी बात को अपने तरीके से रख पाए लोगों के समक्ष, वो वाली बात। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग यानी कि देख रेख करना, आकलन करना तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन हैं। शिक्षार्थियों का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। तो ये तीनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन पे चर्चाएं की जा चुकी हैं बहुत सी वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी या उसमें कैसे कितना आपने समझ पाया, समझ में आपको आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिगम बच्चा जब कर रहा है उसके दौरान विद्यार्थी की प्रगति यानी बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है उसको ध्यान से देखा जा रहा है और जो गलतियां उसको सुधारा जा रहा है। तो इस आकलन को क्या कहेंगे, ये अधिगम के लिए आकलन है। किसके लिए? अधिगम के लिए, मतलब सीखने के लिए परीक्षण है, ये आकलन है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही साफ है, सटीक है, इसमें बहुत फंसने वाली बात ही नहीं है। आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा, अनिवार्य भाषा के रूप में एक अतिरिक्त विकल्प, द्वितीय भाषा के रूप में। देखिए 13 वाला आप समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो त्रिभाषा सूत्र को वरीयता देती है, जो कि सही है, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो आप जानते हैं 22, 18, 26 नहीं 22 है, ठीक है। 22 भाषाएं जो हैं वो दर्ज हैं, ठीक है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। अगला है कि उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम जब कोई उन्हें बोलता है तब पहचानते हैं, वह शब्द जिन पर हम पढ़ते समय ध्यान देते हैं, वे शब्द जिन्हें हम समझते नहीं हैं, जिन्हें हम समझते नहीं हैं। तो जिन्हें हम समझेंगे नहीं वो कोई बात ही नहीं हो जाएगी। वे शब्द उत्पादक शब्द संपदा वो हो जाएगी, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं, लिखने और बोलते समय प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।